Hello everyone, welcome to my channel Teaching Zone. Today we start our exercise 1.2 of chapter Integers class 7th. पिछली बार हमने क्या किया था 1.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। इस बार हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, बट उससे पहले हमें क्या करना है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स को समझना है, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या था कि इसमें है कि जब हम किसी दो नंबर यानी यहाँ पे लेट्स सपोज ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। ए भी हमारे पास क्या है, एक इंटीजर, जैसे इन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट में 20 लिया हुआ है, ठीक है। और बी हमारे पास क्या लिया इन्होंने, -5, ठीक है। तो इधर इन्होंने इन्फेरेंस मतलब कि जो रिज़ल्ट आएगा इनका, उसमें इन्होंने लिखा है कि प्रोडक्ट इज़ एन इंटीजर, मतलब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी एक इंटीजर होगा, ठीक है। तो अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन कट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो माइनस से माइनस कट हो गया, ठीक है। 20 की जब 5 से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आंसर 100 आया। 100 भी एक इंटीजर ही है, ठीक है। 100 भी क्या है, एक इंटीजर ही है, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। यही इन्होंने इस लाइन में कहा है कि दिस गिव्स अस एन आइडिया दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज अगेन एन इंटीजर्स, सो वी कैन से दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। वही मैंने बताया कि जब हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उनका प्रोडक्ट आएगा वो भी एक इंटीजर नंबर ही होगा, ठीक है। सेकंड हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है। इसमें क्या है, इसमें इन्होंने क्या कहा था, ये भी मैंने आपको पहले बताई हुई है इंट्रोडक्शन में, कि सपोज़ ए भी एक इंटीजर है और बी भी एक इंटीजर है, और अगर हम इधर ए और बी, ठीक है, इनको इंटरचेंज कर दें, मतलब जो ए की वैल्यू है उसको बी की वैल्यू कर दें लेफ़्ट हैंड साइड, मतलब जो राइट हैंड साइड ए की वैल्यू है उसको हम लेफ़्ट हैंड साइड बी की वैल्यू कर दें, तो इसमें ना आंसर में कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। मतलब जो आंसर, लेट सपोज हमने 5 एक इंटीजर ले लिया, ठीक है, और बी हमारे पास 10 था, दोनों नंबर इंटीजर्स हैं, इन दोनों का आंसर क्या आएगा 50, ठीक है। ये हमने आंसर निकाल लिया इसका। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, लेट सपोज जो ए की वैल्यू है वो हमने बी की कर दी, यहाँ पे 5 ले लिया, और जो बी की वैल्यू थी 10 वो हमने ए की वैल्यू कर दी, ठीक है। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तब भी तो आंसर 50 आया ना, मतलब अगर ए और बी दोनों की वैल्यूज़ को हम इंटरचेंज भी कर दें, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड जैसे कि हमने ए की वैल्यू को 5 लिया था, वही हमने राइट हैंड साइड जो हमने ए की वैल्यू को 5 लिया था वो हमने लेफ़्ट हैंड साइड बी की वैल्यू ले ली, हमने इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया, बट हमारे जो रिज़ल्ट आया उस पर तो कोई इफ़ेक्ट नहीं ना आया, वो तो इधर भी 50 आया इधर भी 50 आया,
चाहे आप 5 की मल्टीप्लाई 10 से कर लो तब भी 50 आएगा, चाहे 10 की मल्टीप्लाई 5 से कर लो तब भी 50 आएगा, ठीक है। तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ऑफ इंटीजर्स, मतलब जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसमें कहा है कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वही इन्होंने यहाँ पे किया। लेट सपोज इन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट ही में यही कहा है कि इन्होंने 3 को ले लिया ए, ठीक है, और -4 को ले लिया बी, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर भी एक इंटीजर आया, ठीक है। इधर इन्होंने वही जो मैंने आपको करके दिखाया, जैसे हमने यहाँ a की वैल्यू 5 ली थी, बट हमने इस साइड b की वैल्यू को 5 ले लिया, वही इन्होंने किया है। यहाँ पे इन्होंने b की वैल्यू को -4 लिया था, इन्होंने यहाँ पे a की वैल्यू को ले लिया। यहाँ a की वैल्यू 3 थी, इन्होंने यहाँ पे इंटरचेंज करके b की ले ली, ठीक है। और इनका आंसर तो सेम ही आया ना, -12 भी यहाँ पर आया, -12 भी यहाँ पर आया। तो रिज़ल्ट यही कह रहा है जो मैंने आपको यहाँ एग्जांपल लेके बताया है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई। सो नेक्स्ट, ये इसका जर्नल फॉर्मूला है कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जो चीज़ मैंने आपको बताई वही चीज़ है, ठीक है। बस ऐसी है कि अगर हमने बस इन्होंने यहाँ पे b को आगे लिख दिया, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी आ रही है मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। इस प्रॉपर्टी में क्या है, वेट, मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। इस प्रॉपर्टी में क्या है कि जब लेट सपोज हमने कोई भी इंटीजर नंबर ले लिया या कोई वैसे सिंपली हमने नंबर ले लिया, ठीक है, जब हम उसकी मल्टीप्लाई ज़ीरो से करते हैं तो हमारे पास आंसर ज़ीरो ही आता है, ठीक है। मल्टीप्लाई जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ज़ीरो से तो हमारे पास उसका आंसर ज़ीरो ही आता है। तो यही हमें ये प्रॉपर्टी कह रही है, ये रहा इसका आंसर कि वी नो दैट एनी होल नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो गिव्स ज़ीरो, ठीक है। मतलब हम जब भी किसी होल नंबर तो है ही ये, बस इसके आगे नेगेटिव साइन है तो हमें ये पता चल रहा है कि ये एक इंटीजर है। जब हम एक होल नंबर की मल्टीप्लाई ज़ीरो से करते हैं तो हमारे पास आंसर भी ज़ीरो ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इनको इंटरचेंज भी कर लें, लेट सपोज ज़ीरो को आगे ले आएँ और -6 को किसी भी होल नंबर को पीछे ले जाएं, अगर ज़ीरो आगे ले आए तब भी आंसर हमारे पास ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। दिस शोज़ दैट द प्रोडक्ट ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर एंड ज़ीरो इज़ ज़ीरो। बस सेम ही है, नेगेटिव इंटीजर तो ये था ही और ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई की तो आंसर तो हमारे पास ज़ीरो ही आया ना। तो इसका जर्नल फार्मूला क्या है, ये कि जब हम ए क्या है, कोई भी होल नंबर या इंटीजर, जब हम उसकी मल्टीप्लाई ज़ीरो से करते हैं तो हमारे पास आंसर तब भी ज़ीरो आएगा। और जो इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल लेके बताया, जैसे मैंने आपको कहा कि ज़ीरो को अगर आगे भी ले लिया तब भी हमारे पास आंसर ज़ीरो ही आएगा। तो इन्होंने एक तो ये तो जर्नल फार्मूला इनका ये चीज़ इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, और जो ये वाला जर्नल फार्मूला ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। ये दोनों एग्जांपल्स हैं और दोनों का रिज़ल्ट क्या आया, ज़ीरो, ठीक है। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि ज़ीरो के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि जब हम किसी भी होल नंबर या किसी भी इंटीजर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर ज़ीरो ही आएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में इन्होंने 1 का बताया कि जब हम किसी भी नंबर को, होल नंबर हो चाहे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो, जब हम उनकी मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी होल नंबर की 1 से तो आंसर वही होल नंबर नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर ही आता है। वही इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि इन्होंने -3 एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया, जब उसकी मल्टीप्लाई 1 से की तो हमारे पास -3 ही आंसर आया, ठीक है। इसका ये रहा
कि दिस शोज दैट 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स ऑल्सो। ठीक है, मतलब 1 क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इंटीजर्स की। ठीक है, और इसका जनरल फार्मूला क्या है, वही चीज़, सेम चीज़ है यही, कि अगर होल नंबर को आगे रख दिया, जिसे हाँ इन्होंने ए लिया है, और 1 के साथ मल्टीप्लाई की, तब भी आंसर ए ही आएगा। और अगर 1 को आगे रख लिया और ए जो कोई भी होल नंबर या इंटीजर होगा उसको पीछे कर दिया, तब भी हमारे पास आंसर 1 ही आएगा। सेम है इसकी तरह, सिमिलर है दोनों एक दूसरे के साथ। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने क्या एक हमें वो ही दे दिया कंक्लूजन कि 0 इज़ द आइडेंटिटी वेयर एज 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। मतलब 0 को अगर हम किसी भी नंबर के साथ ऐड करें तो वो नंबर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम यहाँ पे करके देखते हैं, जैसे हमने 0 को ऐड किया +3 से, अब प्लस और माइनस क्या हो गए, माइनस, तो 0 - 3 हो गया, बट हमारे पास आंसर तो -3 ही आया ना। ठीक है, तो आंसर 0 1 क्या है, 0 1 एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, ये मैंने आपको सब बताया हुआ है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लेना। ठीक है, और 1 हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव 1 क्यों है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज, लेट सपोज हमने -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर -3 आया ना। वही चीज़ यहाँ पे हुई, बस 0 को यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने, एडिटिव आइडेंटिटी, और 1 क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये तो हमारी 4th प्रॉपर्टी हो गई। अब हमारी 5th प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या है, लेट कंसीडर, इन्होंने क्या किया है, -3 लिया है, -2 लिया है एंड 5 लिया है। अब इन्होंने क्या कर दिया, लेट सपोज हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। 5th प्रॉपर्टी हमारी है एसोसिएटिव इसमें इन्होंने क्या क्या लिया है, इन्होंने लिया है कंसीडर -3 -2 एंड 5। ठीक है, ये इन्होंने कंसीडर किया। लेट सपोज हमने ए की वैल्यू को ले लिया यहाँ पे -3, बी की वैल्यू को ले लिया -2 एंड सी की वैल्यू को ले लिया 5। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, लुक एट दिस एंड दिस। इन्होंने यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं थी जो हमारी, वो भी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताई है। इसमें इन्होंने क्या कर दिया, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने ए की वैल्यू ले ली थी -3, ठीक है, और बी की वैल्यू ले ली थी -2 एंड सी की वैल्यू हमारे पास थी 5। अब इन्होंने क्या कहा है, जो मैंने आपको कहा था ना कि लुक एट दिस एंड दिस, इन्होंने यहाँ पे फॉर्मेट चेंज किया, आपने नोटिस किया। रुको मैं आपको इसका जनरल फार्मूला लिखती हूँ, तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जनरल फार्मूला लिया है A × B, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई कर दी C से। यहाँ पे इन्होंने लिया A × B × C। ये क्या है, एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन का क्या है, जनरल फार्मूला। अब इन्होंने यहाँ पे कर क्या दिया, आपको समझ आया, मतलब कुछ तो आइडिया लगा ही होगा ना,
कि इन्होंने क्या किया, ए की वैल्यू क्या थी -3, बी की वैल्यू क्या है -2। जब दो साइंस एक साथ आ जाएं तो हम एक को ब्रैकेट में कर देते हैं। देन सी की वैल्यू क्या थी 5। ये हमारी ये साइड हो गई सारी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड इन्होंने क्या कर दिया, बी और सी को ब्रैकेट में ले लिया। यहाँ इन्होंने ए और बी को लिया था। अब हमने ए की वैल्यू क्या थी -3, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है -2। तो यहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट ले लेंगे, -2 इंटू सी की वैल्यू क्या थी 5, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो, अब माइनस के साथ माइनस तो कट हो गया, जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था। 3 × 2 6, ये सॉल्व हो गया हमारे पास। अब 5 की मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, कितना बन गया 6 × 5 30। ये हमारी राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हम इसकी करते हैं, -3 को एज इट इज़ लिख लो। अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करो। अब -2 और 5 की मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आंसर आ गया -10। अब क्या हुआ, माइनस के साथ माइनस कट, और इसका आंसर भी क्या आ गया 30। कुछ समझे आप कि अगर ए और बी को ब्रैकेट में रखा है और सी को अलग कर दिया, या फिर ए को अलग कर दिया, बी और सी को ब्रैकेट में रखा है, तो हमारे पास रिज़ल्ट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। देखो इस तरफ इन्होंने क्या किया था, ए और बी को ब्रैकेट में रखा था, सी को अलग कर दिया। यहाँ पे इन्होंने ए को अलग कर दिया, बी और सी को ब्रैकेट में रखा था, बट हमारे पास आंसर में कोई इफ़ेक्ट नहीं आया। इसका भी 30 आया, इसका भी 30 आया। तो ये है जनरल फॉर्मूला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है वो इन्होंने यहाँ पे कहा है, ठीक है। ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स एंड दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मतलब ग्रुपिंग चाहे ए और बी की कर दो, चाहे बी और सी की कर दो, चाहे ए और सी की कर दो, हमारा जो आंसर है वो इस ग्रुपिंग पे डिपेंड नहीं करेगा। इस प्रॉपर्टी का ये मतलब है। नाउ नेक्स्ट एंड सिक्स्थ आर लास्ट प्रॉपर्टी, जो क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें इन्होंने क्या लिया है, इसका पहले जर्नल फॉर्मूला देखते हैं हम, ये है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, हम इनका एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। लेट सपोज हमने ये एग्ज़ाम्पल ही ले लिया। इन्होंने हमें क्या एग्ज़ाम्पल दिया है, पहले हम लिख लेते हैं। हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या एग्जांपल लिया है, लेट सपोज इन्होंने लिया 16, आप बुक में देख लेना साथ में, 10 + 2, और ये हमारी राइट हैंड साइड हुई, और इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है 16 × 10 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट 16 × 2। ये हमारी एग्जांपल होगी। अब हम इसका जर्नल फॉर्मूला देखते हैं। ये रहा इसका जर्नल फॉर्मूला, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ए बी + सी ए × बी + ए × सी। समझ आया आपको कुछ? इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, ए की वैल्यू को 16 लिया है, बी की वैल्यू को 10 एंड सी की वैल्यू को क्या लिया है 2, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, ए को कॉमन ले लिया बी और सी में से। वो हम करते नहीं होते टेबल, जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं कि 12 ले लिया, 12 ले लिया,
और हमने 6 ले लिया। इसका कॉमन देख लो क्या आएगा। अब देख लो हमने इसमें से 2 को बाहर निकाल दिया। 12 हमारे पास कहाँ पे आता है 6 पे, और 6 कहाँ पे आता है 3 पे। ठीक है, तो 2 हमारे पास कॉमन हो गया। यही चीज़ सेम इन्होंने यहाँ पे किया है। इन्होंने क्या किया 16 को कॉमन ले लिया। मतलब आप एक समझने के लिए समझो, वैसे हमें पता है कि 16 के टेबल पे ना ही तो 10 आता है ना ही 2 आता है ना, तो वो चीज़ है। अब इन्होंने इधर ये वाला फॉर्मेट ले लिया, ए को अलग कर दिया 16, बी की और सी को प्लस कर दिया ब्रैकेट में। बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 10 एंड सी की वैल्यू 2 है। इधर इन्होंने इनको खोल दिया, मतलब इस ब्रैकेट को खोल दिया 16 के साथ। मतलब यहाँ पे इन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया। ए की मल्टीप्लाई बी से कर दी, यानी 16 की मल्टीप्लाई 10 से कर दी, और प्लस है ना ये तो कॉमन ही था। ठीक है, बट हो तो ए बी और सी प्लस रहे हैं ना, तो इन्होंने मिडल में प्लस का साइन ले लिया, और यहाँ पे इन्होंने ए की मल्टीप्लाई सी से कर दी। जो चीज़ हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, अगर हमने इस इक्वेशन से ये इक्वेशन बनाई है तो हम फिर से ये भी बना सकते हैं ना, कि अगर ये देखो ये इक्वेशन भी बन जाएगी। ये तो हमारे पास ये इक्वेशन रही, ठीक है, और ये वाली। ठीक है, अब ये इस इक्वेशन की ये इक्वेशन बनाओ। देखो लेट अस सपोज हमने ए को 2 ले लिया, बी को 6 एंड सी को 3। तो ये क्या हुआ हमारे पास ए इंटू बी प्लस कर दिया हमने ए इंटू सी, क्योंकि ए है जो हमारा वो 2 है जो हमारा कॉमन है इन दोनों में। अब इसका आंसर निकाल के देख लो, ए को 2 इंटू 6 कर दिया, प्लस हमने कर दिया 2 इंटू 6 सॉरी 3। ठीक है, 3 है ये। ठीक है, अब 2 और 6 की मल्टीप्लाई की 12, 2 और 3 की मल्टीप्लाई की 6। हमारे पास वही इक्वेशन बन गई जिससे हमने स्टार्टिंग की थी। तो ये हुई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो आज हमने सारी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ कर ली, और इसी पे ही डिपेंड करती है एक्सरसाइज 1.2 ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, वो एक्सरसाइज हम कल करेंगे। आज के लिए हमारी यही वीडियो है कि हमने आज सारी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट किया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वैसे ही मैंने आज करवानी थी एक्सरसाइज, बट आज के लिए इतना ही बहुत है कि मतलब हमने ये चीज़ों को अगर अच्छी तरह से समझ लिया तो हमारी एक्सरसाइज 1.2 आप खुद भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है।